नमस्कार दोस्तों। लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं सत्र लेकर आया हूँ वो मैं हार गई मन्नू भंडारी जी का कहानी है, जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका हम क्लास सत्र शुरुआत करने जा रहे हैं कहानी का। मैं हार गई प्रस्तावना नई कहानी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसके साथ जिन दो अन्य लेखकों के सक्रिय हैं वो कोई कृष्णा सोभिती और उषा पिनमदा हैं। नई कहानी का यह आंदोलन मोटे तौर पर सन 1954 से 1963 के बीच माना जाता है। मन्नू भंडारी अथवा इस आंदोलन से जुड़े किसी भी लेखक के किसी सार्थक और वस्तुपरक मूल्यांकन के लिए इस आंदोलन की सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि को समझ लेना आवश्यक है, जो समाज और साहित्य को देखने का सारा दृष्टिकोण बदल देती है। शुरू में यह परिवर्तन बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी स्तर पर इसमें कहीं कोई मौलिक और आधारभूत परिवर्तन नहीं था। यह सत्ता का हस्तांतरण और उसके दूरगामी परिणामों से बच पाना कठिन था। आए दिन पंजाबियों के आने वाले काफिलों के सच को, जो अस्तित्व के तात्कालिक संदर्भों से कहीं अधिक गहराई से अपना प्रभाव डालने जा रही है। तमाम आशंकाओं और संघर्ष के बाद भी हिंदी प्रदेश का आत्मकेंद्रित और वंश सा समाज बाहर की ओर खुलने लगा। भ्रष्टाचार और चोर बाजारी के विरुद्ध नेहरू की उद्घोषणाओं ने भी लोगों में नई आशाएं जगाई और कम से कम स्वाधीनता के बाद कुछ प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्र निर्माण की चेतना चलने लगी। साम्यवादी समाज के निर्माण का सपना प्रभाव की दृष्टि से सचमुच चमत्कृत करने वाला था। भ्रष्टाचार के बावजूद देश के निर्माण के कार्य, जिनमें कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सड़कों, पुलों, परिवहनों का विकास, इससे सीधे और गहरे प्रभावित हुए। पंजाब की लड़कियों के संघर्ष और प्रभाव ने सोच और व्यवहार को आधारभूत परिवर्तन किया। शिक्षा और नौकरियों में सब कहीं वो लड़कों से गहरी प्रतिद्वंद्विता और स्पर्धा में खड़ी दिखाई देने लगी। परंपरागत मौलिक सोच में परिवर्तन आया। देश की स्वाधीनता के परिणामस्वरूप लड़कियों की सामाजिक स्थिति में घटित या परिवर्तन उनकी बौद्धिक स्वीकृत जीवन की दूसरी दिशाओं में भी उनके मानसिक संगठन को भी प्रभावित किए बिना नहीं रह सका। घर से बाहर निकलकर पुरुषों के संपर्क में आकर परंपरागत रूढ़ियों और परंपराओं का टूटना स्वाभाविक था। प्रेम, विवाह और यौन सुचिता के नैतिक आग्रहों में परिवर्तन दिखाई देने लगा। अपने समय संदर्भों के प्रति एक आबाधित खुलापन मन्नू भंडारी कहानियों का बना। पूंजीवादी समाज में तेजी से उभरते और पनपते नवढांढाड़े वर्ग की मूल्य मूर्खता के संदर्भ में नए मूल्यों की ओर संकेत उनकी बहुत सी कहानियों में उभरे। यहाँ एक उल्लेखनीय बात है कि इस दौर के बहुत से लोग रचनाशीलता से, वहीं मन्नू भंडारी ने कम लिखने के बावजूद निरंतर विकास किया। नई कहानी ने सामूहिक रूप से अनुभूति की जगह सामाजिक जीवन की पहचान पर बल दिया था। इसमें यथार्थ की तीखी चेतना नहीं थे। व्यक्ति की घुटना, परायापन और त्रस्ती को नई कहानी में बहुत सोच ढंग से, इसलिए उनकी कहानियाँ बदलाव के बारीक से बारीक तंतुओं को विश्लेषण करने में सफल रही। मन्नू भंडारी का परिवेश, बदलती हुई परिवार व्यवस्था और परिवार के बीच बदलते संबंधों और मूल्यों के बीच सार्थक भविष्य की खोज उनका मुख्य विषय है। नारी हृदय के अनकहे मूक सच को पूरी तटस्थता और ईमानदारी से मुखर करने वाले मन्नू भंडारी कहानियों में आत्मा के विस्तार के साथ ही संवेदना का फैलाव भी है। इनमें स्वतंत्रता, जिंदगी का यथार्थबोध, मानसिकता ही इनकी कहानियों का रचनात्मक पृष्ठभूमि है, जिनके पात्र वायवीय दुनिया से परे संवेदनाओं और अनुभव की ठोस तरह परमाणु भूमि पर अपने सपने रचते हैं, और ये सपने परिस्थितियों, परिवेश और अन्याय की परंपराओं के दबावों के सामने कभी थकते और लेकिन टूटते कभी नहीं, पुनः पुनः जी उठते हैं। मैं हार गई कहानी संग्रह की भूमिका मन्नू भंडारी यथा ईसा के घर, इंसान, गीत का चुंबन, एक कमजोर लड़की कहानी, दो कलाकार, सयानी बुआ, मैं हार गई, ये सभी कहानियाँ मन्नू जी की गहरी मनोवैज्ञानिक पकड़, मध्यम वर्गीय विरोधाभासों के तर्कस्पर्शी अवगाहन, विश्लेषण और समाज की स्थापत आक्रांत नैतिक जड़ताओं के प्रति प्रश्नानुकूलता और तमाम लेखकीय, जिस कारण मन्नू जी हिंदी की आधुनिक कथा धारा में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। व्यक्तिगत कृत, मैं हार गई मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित और पाठकों और समीक्षकों के रूप में लोकप्रिय, अनेक देशी विदेशी भाषाओं में बहुत पठित लेखिका हैं। मन्नू भंडारी को हिंदी की आधुनिक कहानी की शुरुआत का श्रेय भी कहा जाता है। मन्नू जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को श्री सुखपत
संपत राय मंडारी जी के घर भानपुर जिला मंदसौर के साथ ही शारीरिक बीमारी न्यूरोलॉजिया से भी जूझ रही हैं। आरंभिक शिक्षा उन्होंने अजमेर से प्राप्त की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कलकत्ता से बालीगंज शिक्षा सदन और दिल्ली के मरांडा हाउस में अध्यापन कार्य किया। उज्जैन के प्रेमचंद सृजन पीठ की वो निदेशक रहीं। साहित्यिक संस्कार और जीवन से उनका सीधा संबंध रहा। समय और परिस्थितियों के साथ उनके लेखकीय व्यक्तिगत और प्रतिभा में निरंतर निखार आता गया। सन 1957 में उनका पहला उनके प्रति श्रद्धा भाव इस प्रकार व्यक्त किया गया कि जिन्होंने मेरी किसी भी इच्छा पर कभी अंकुश नहीं लगाया। नवंबर 1959 में उनका राजेंद्र यादव से प्रेम विवाह हुआ और विवाह के 35 वर्ष बाद 1954 में राजेंद्र यादव से अलग होने के बाद ही उन्होंने अपने लिए जीना सीखा। अब वो पृथक होकर स्वचिंतन और आत्मानंद का मन्नू जी का अकेलापन उनका अपना चुनाव है। उनकी प्रमुख रचनाएं आपका बंटी, यही सच है, एक कहानी यह भी, इनकी फिल्म भी बन चुकी है, रजनीगंधा, एक प्लेट सैलाब, फिर मन्नू भंडारी का अकेली कहानी है, स्वामी फिल्म बन चुका, समय की धारा पे फिल्म बन चुका है। उपन्यास 1 इंच मुस्कान 1962 में आया। आपका बंटी, महाभोज 1969, स्वामी 2000 में, कहानी संग्रह मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, मन्नू भंडारी, शेष कहानियाँ, प्रेम कहानियाँ, संपूर्ण कहानियाँ, 10% कहानियाँ, नाटक बिना दीवारों घर 1966, महाभोज का नाटक रूपांतरण, पटकथा 2003, रजनी धारावाहिक ने इन्हें ख्यात दिलाई। आत्मकथा एक कहानियाँ भी 2007 में। साहित्य अकादमी द्वारा मन्नू जी के जीवन के ऊपर वृत्त को बनाया गया है। वह उपलब्धियाँ हिंदी उपन्यास का मन्नू भंडारी हैं। मैं हार गई, मन्नू जी बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद की, पटकथाएँ लिखी, वो अनामिका नाट्य संस्था में से भी जुड़ी रही और विदेशों की यात्राएं भी की। कलात्मक उनके समूचे व्यक्तिगत में लेकर उनके लेखन तक में व्याप्त है। अजमेर के ठेठ मारवाड़ी और संबंधों में निष्ठा रखने वाले संयुक्त एकजुट परिवार में जहां लड़कियों का नौकरी करना तौहीन समझी जाती थी, वहीं मन्नू जी ने स्कूलों में नौकरी कर पहली सीमा लांघी। मन्नू जी अपनी रचनाओं में किसी न किसी रूप में उपस्थित रहती हैं। वहीं विचारों, मान्यताओं और पक्षधरता के स्तर भी है, तो कभी भावना और संवेदना के स्तर पर उनका उपन्यास आपका बंटी हिंदी की सफलतम उपन्यासों में से एक गिना जाता है, जिसमें बताया गया कि तनाव और अलगाव की गृहस्थी में पिसते हैं निर्दोष बच्चे। नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराई को उद्घाटित करने वाली उनके उपन्यास महाभोज पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। यही सच है पर आधारित रजनीगंधा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त उन्हें हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यास सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। बिरला फाउंडेशन द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार 10 साल में प्रकाशित हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए किया जाता है। मन्नू जी हिंदी की ही नहीं बहुत सारी भारतीय भाषाओं में एक आदर सम्मान के साथ पढ़ी जाने वाली हैं, तो भी उनका जीवन और जिज्ञासा की अद्भुत मिसाल है। सिर्फ साहित्यकार के नाते नहीं, उस पीढ़ी की और सभी औरतें की बनावट और सामाजिक मानसिकता को गहराई से समझने वालों के लिए उनमें एक अलग और विशिष्ट किस्म की केमिस्ट्री है, जिससे उनके लिए लेखन में महसूस किया जाता है। क्या आप उनके लिए सदैव उपेक्षित रही हैं? ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन माँ सदा उपेक्षित रही हैं और थोड़े बहुत मैं भी, पर उन्होंने मुझे विशिष्ट ही माना। लेखक बिखरने नहीं देता है। मन्नू भंडारी, ज्योति जैन से अनपेक्षित संवाद। मन्नू जी मानती हैं कि पिताजी की आज़ादी की सीमा यहाँ तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर आए लोगों के बीच उठूँ बैठूँ, जानूँ समझूँ, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, तो सारे निषेध, सारी वर्जाने और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता। यह तभी जाना तो और क्रोध से सबको थरथरा देने वाली पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की तब तक चलता ही रहा। एक कहानियाँ भी। एक रचनाकार के रूप में मन्नू जी हमेशा खेमेवाद और गुटबाजी का विरोध करती रहीं और खुद भी इससे दूर ही रहीं, वरना पुराने लेखन को बार बार चर्चा का विषय बनाए रखना, उनके समर्थक लेखकों को चढ़ाना और प्रतिद्वंदी को बेहद व्यवस्थित तरीके से समीक्षकों द्वारा गराना, कभी चौंका देने वाले बयानों से तो कभी गोष्ठियाँ, विमोचनों, परिचर्चाओं के माध्यम से कई साहित्यकारों चर्चा में बने रहे। मन्नू जी की सरल पारदर्शी स्वभाव में इन सब के लिए कोई स्थान नहीं था। मेरा जुड़ाव यद रहा तो अपने देश व चारों ओर फैली बिखरी जिंदगी में एक नंगी आंखों से देखा, बिना किसी बात का चश्मा लगाए। मेरी रचना इस बात का प्रमाण है। लेकिन ऊपरी
तौर से कभी व्यूह रचना भी नहीं पड़ी, जिसके द्वारा लेखकों ने अपनी रचनाओं की पथकाई, तो शायद यह सब कारण रहे होंगे उनके जीवन, उनकी प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ने की ताकत, और जो आने वाली पीढ़ियों तक 20 के दशक में जन्मी औरतों के समाज परिवेश और मूल्यों की पड़ताल के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहेगा। मन्नू जी का अपना जीवन जीने, उसे संभालने और सजोने की उनकी अपनी निजी क्षमता और बेहद निजी तौर तरीका आज की पीढ़ी के लिए जीने की एक मिसाल बन सकता है। उनका अपनी इच्छा शक्ति के बूते अपनी जिंदा रख पाना एक चमत्कार से कम नहीं है। आज का ज़िंदगी हर पहलू, हर स्थिति और हर संबंध को एक समाधानहीन समस्या होकर ही रहता है, जिसे आदमी निरंतर बिखरता हुआ और टूटता चला जाता है। बंद दरवाजों के साथ मन्नू भंडारी। मन्नू जी अपने रचनाओं में स्त्री पुरुष संबंधों में पैदा होने वाले तनाव और दबाव की अर्थात परख, चाहें वह एक कमज़ोर लड़की की कहानी के रूप में गीत का चुम्बन की कणिका हो, बंद दरवाजों का साथ की मंजरी हो, यही सच है कि दीपा हो, त्रिशंकी की मम्मी हो, एक इंच मुस्कान की रंजना या अमला हो, या फिर अपना बंटी की शकुन हो, ये सभी स्त्रियां इसी दबाव व दर्द की झेलती हैं कि यह असमंजस और द्वंद्व है, प्रेम और विवाह का नैतिकता है, अनेकता का मातृत्व और अस्तित्व का, परंपरा और आधुनिकता या स्वीकार और अस्वीकार है। एक कहानी या भी मन्नू और यादव जी के बारे में उठने वाले अनेक सवालों का उत्तर स्पष्ट की जाती है। शिल्प के स्तर पर मन्नू की कहानियाँ बड़ी चुस्त दुरुस्त और पुरुष पात्रों की अपेक्षा नारी पात्रों की सच्चाई का ईमानदारी के साथ उद्घाटन हुआ है। अधिकांश मध्यम वर्गीय पात्र में अपने अतीत से छुटकारा पाने के लिए बेचैन हैं। मन्नू सहज अभिव्यक्ति और सरल भाषा की पक्षधर हैं। वातावरण और परिवेश निर्माण के लिए मन्नू भंडारी ने उपयुक्त और सशक्त भाषा का प्रयोग किया। कथ्य संप्रेषण के लिए समय समय पर उनका भाषक अंदाज, जिसका कारण कथा वस्तु के प्रोजेक्शन की उनकी बद्ध पठनीयता और बेहद सादिकता, मुहावरा और भाषा व्यवहार है। पाठ की समरस तटस्थता को पाना शायद उनकी रचनात्मक वरीयता है। भाव वेग को वह भावुकता के हवाले नहीं करती हैं। भाषा में कहीं दुर्बोधता या अर्थहान होन नहीं पड़ती है। हर शब्द अपने अर्थ की चौकी पर स्थिर होकर बैठा है। मैनरिज्म के परत आगरा इनकी कहानियाँ की सबसे बड़ी कमजोरी है और कहीं कहीं वो अपने आप को दोहराती गई हैं। फिर भी उनकी अचलता और आधुनिकता इसी बात में है कि स्त्री के जिनकी खबर वर्तमान की और भविष्य की पीढ़ियों को होनी चाहिए, और जो पीढ़ियाँ इन्हें छोटे पर्दे पर देखे उनके लिए भी तो इन्हें पढ़ना है, फिर से एक नए अनुभव से गुजरना साबित होगा। हमारे यहाँ कभी किसी भी भाषा की बोली में जिंदा और जवान वह औरतों में पाई जाती है। गांव कस्बे की औरतें जो रटे हुए मुहावरे, लहजे, शब्द वाक्य विनाश अनायास बड़े सहज और प्रभावी रूप से मन्नू के लेखन में जो अंग्रेजी संस्कारों से बिल्कुल अलग रहने वाली गांव कस्बे की बोलचाल की भाषा का लहजा और कहानी कहने का ढंग समान औरतों की बोली का जो पाठक के भीतर बड़ी सहजता से उतर जाता है। उनकी कहानियों की पेचीदा थीम, कथानक और पेचीदा वस्तु जैसे त्रिशंकु या यही सच है में अपनी भाषा के सहज भाव के कारण पेचो खाम में मालूम होता है। पुरुष वर्सेस के खिलाफ संदर्भ करते नामावर सिंह लेखा। वह विष बुझे हुए दिल को से निकले हुए दर्द की आवाज़ हैं। आत्मनियंत्रण और सूझबूझ से वो लिखती हैं कि एक सहज सरल बोलती हुई हिंदी जिसमें कला बिल्कुल नहीं, पर यह सहजता या कलाहीनता ही उनकी कला है। उनकी कहानी ऐसी लगती है कि जैसे आप कहानी का एक सहज पहला ड्राफ्ट पढ़ रहे हैं। मन्नू की कहानी में बौद्धिक भाषा नहीं है, घटनाएं बोलती हैं, स्थितियाँ बोलती हैं, स्वयं कहानी बोलती हैं, पर यह सरासर गलत है। आज के समाज में राजनीति और अन्य विषयों पर उनके अपने विचार हैं, वो स्पष्ट राय किंतु ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं हो सकते हैं। लेकिन गहरी और ईमानदार कहानियों से भविष्य के हिंदी महिला कथा लेखन की भाषा निर्माता कर दी हैं, जिसमें रत्ती भर बनावट नहीं थी और जो नई कहानी के सब कुछ शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर डालने की जो साहित्य के पारंपरिक संस्कारों को धक्का नहीं मारती है। भाषा की इस विशिष्टता को उन्होंने अपने साहित्य में कहानियों का भाषक अंदाज भी बदला। उन्होंने गत्यात्मक बिंबों, प्रतीकों, संकेतों की आयोजना हुई। सहज आत्मिकता का और विस्मृतता की दृष्टि से आत्मकथात्मक शैली को अपनाया। मैं हार गई भी इसी कहानी है। आज जब हिंदी जगत में स्त्री के लेखन को लेकर नारीवाद और अस्मिता विमर्श का बोलबाला है, तो इनकी कहानियाँ बिना किसी अतिरिक्त शोर शराबे, जलसे जुलूस की सुलभ नारेबाजी हैं। युद्ध देह मुद्रा के शांत और धीमे स्वर में प्रदर्शित करता है कि सहज रूप से व्यक्त, संपन्न, मूल, सजग और उत्तरदायी स्त्री दृष्टि क्या होती है। यद्यप जरूरी नहीं है कि कहानी का मुख्य पात्र कोई स्त्री ही हो। संयुक्त प्रणाली के परिपाटीबद्ध पारिवारिक जीवन में सुरक्षा, सफलता, प्रतिष्ठा, मर्यादा आदि के नाम पर व्यक्ति को क्या क्या होम करना पड़ता है। अपनी सृजनात्मक प्रतिभा, स्वतंत्रता,
सहजता, निर्णय क्षमता, सतर्कता का साहस, शायद जिज्ञासा और जीवंतता तक है। वहाँ रहने वाले को स्वयं भी अंदाजा नहीं कि कहाँ कितनी घुटन है। लेखक परिपाटी के विरोध परंतु वस्तुत्मक सृजनात्मक जीवन के खतरों के पक्ष में अपना मंतव्य प्रकट कर देती हैं। सफलता की कसौटी उनके लिए भिन्न है। मन्नू की कहानियाँ के बारे में जो कहा जाता है कि ये सादगीपूर्ण है। मन्नू जी मानती हैं कि मनुष्य की संवेदना को जगाने की शक्ति तो केवल रचनात्मक लेखन में ही होती है। आज उनकी भी बहुत ज़रूरत है। मैं आज की कहानी में लिखना पसंद करूँगी। नई कहानियों में परंपरागत रूप में रूढ़ तत्वों के आधार पर कहानी का मूल्यांकन का विरोध किया गया। नई कहानी राजनीति की परत भले ही उदासीन दिखाई देती हों, लेकिन अनेक स्तरों पर वह परंपरागत निष्ठाओं और आस्थाओं को मोहभंग के संकेत देती हैं। पुराने विचार, परंपरागत संबंध, अब तक आदर और आस्था बटोरते आदर्श और संस्थाएं, उनकी परत एक गहरे मोहभंग की हताशा यहाँ सर्वत्र व्याप्त है। आकार और अर्थहीन संयम के परत एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि की उपस्थिति के कारण यशपाल आर्य समाज और गादीवाद का तीखा विरोध लेकर कहानी में आए। स्वाधीनता के बाद के वर्षों में इन संस्थाओं का बचा खुचा मुलम्मा भी उतर गया। आश्रय, भूदान योजना, गांधी संस्थान और तथा कथित धार्मिक साधु संन्यासों के मठ इसी नई कहानी में सब सही कहीं विद्रूप और तिरस्कार के पात्र हैं। कुल मिलाकर या बने बनाए निष्कर्षों सरलीकरण के विरुद्ध अपने रचनात्मक विवेक का आधार लेकर विकसित होने वाली कहानी है। नई कहानी आंदोलन के संदर्भ में अपनी भूमिका को लेकर अजीत कुमार के साथ अपने साक्षात्कार में मनु भंडारी ने स्वीकार किया कि नई कहानी आंदोलन केंद्र में क्या है। मैं तो किनारे पर भी नहीं हूँ। यह महज सहयोग की बात है कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो नई कहानी के सूत्रधार अपने पूरे चढ़ाव पर थे। उन सभी से मेरा घनिष्ठ संपर्क था, सो मेरा नाम भी जुड़ गया। इससे मेरी मासूमियत मत समझाइए। सच्चाई है कि मुझे आंदोलन का खा भी नहीं आता था उस समय। त्रिशंकु अन्य कहानियों में संकलन मन्नू भंडारी घोषित तो योजनाबद्ध तरीके से वो भले ही इस आंदोलन को में सक्रिय ना रही हों, लेकिन यह सच है कि रचनात्मक स्तर पर वो इस आंदोलन में उसकी उपलब्धियों में से बहुत सीधे तौर पर जुड़ी रही। नई कहानी के सूत्रधारकों की तरह नई कहानियों के स्वरूप विश्लेषण के लिए भले ही मन्नू भंडारी का कोई वक्तव्य उपलब्ध ना हो, लेकिन सन 1957 प्रकाशित उनका पहला संग्रह मैं हार गई कि कहानी में आए इस गुणात्मक स्तर को स्पष्ट करती हैं। मन्नू भंडारी नई कहानी के इस प्रकृति के परत पर्याप्त सावधानी दिखाई देती हैं, अतः वो अनुभव को पराया सामाजिक संश्लिष्टता में ही प्रस्तुत करती हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि भ्रष्टाचार, चोरी, रिश्वतखोरी के प्रत्यक्ष अनुभव के बिना इन अच्छी कहानी नहीं लिखी जा सकती है। वस्तुतः वे सामाजिक विकृतियाँ, विशेषकर नारी जीवन संबंधी विडंबनाओं को चित्रित करते हुए काफ़ी संयम से काम लेती हैं। उस पर उनके वजन और विवेक का अंकुश बराबर बना रहता है, इसलिए उनके विरोध का स्वर सकारात्मक और सृजनात्मक सामाजिक भूमिका अदा करती है। मन्नू भंडारी के समकालीन रचनाकार मन्नू भंडारी की पहली कहानी मैं हार गई 1956 में प्रकाशित हुआ। वो संभवतः अब तक की अंतिम कहानी उनकी संपूर्ण कहानियों के संकलन के मुताबिक 1996 में उनकी 40 वर्षों की यह कथा यात्रा तथ्यों को सामने लाती है। एक तो यह कि नई कहानी के उस दौर में जो चंद महिला कहानीकार सर्वाधिक चर्चित हुई, उनमें मन्नू भंडारी प्रमुख थीं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उस समय सुश्री कृष्णा सोबती के अलावा उषा प्रेमदा, चंद्रकरण, सोनी रिक्शा आदि कतिपय हैं महिला लेखिकाएँ ही कथा साहित्य में सक्रिय रहीं। अतः मन्नू भंडारी को हिंदी कहानी की शुरुआत का श्रेय भी दिया जा सकता है। यद्यपि उन्होंने एक अर्थ में वैसी नई कहानी कभी नहीं लिखी जैसी कहानियाँ अन्य नए कहानीकार लिख रहे थे। यही उनकी कहानियों की मुख्य विशेषता भी है। उनकी कहानी में हार गई शायद कथाकार और उसमें कथा चरित्र के संबंधों के बारे में लिखी हैं। पहली हिंदी कहानी है। यह आश्चर्य नहीं है कि जिस त्वरा से पाठकों ने उनकी कहानियों का स्वागत किया, वैसी तात्कालिक सफलता किसी अन्य महिला कथाकार को नहीं मिली। दरअसल मन्नू भंडारी अन्य महिला कथाकारों के विपरीत बिना अश्लील और निरकुश हुए स्त्री की मानसिकता था उससे जुड़ी समस्याओं को व्यक्त करती हैं। जो उनके समकालीन लेखकों में कमेश्वर सानी, राजेंद्र यादव, राजीव सेठ, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा, मैत्री पुष्पा, मोहन राकेश, प्रभा खेतान, गीतांजलि, पद्मा सचदेव आदि के नाम महत्वपूर्ण। रेणु अमरकांत, उषा प्रेमदा, शेखर जोशी, निर्मल वर्मा जैसे रचनाकार पहली कहानियाँ लिख रहे थे। मन्नू भंडारी के साहित्यिक संबंधी और भिन्न लेखकों के विचार समय समय पर मन्नू के लेखन संबंधी विभिन्न लेखकों और आलोचकों ने अपने विचारों को सामने रखा। महाश्वेता देवी मन्नू भंडारी जी के लेखन पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहती हैं, मन्नू ने जो काम किया वह तन्मयता, गहरी और संलग्नता और ईमानदारी से किया, चाहे अध्यापन का काम हो या लेखन का। यह भी सच है। यह भी सही है कि उसने कम लेखन किया,
दोनों जगाती है। निर्मला जैन ने हिंदी साहित्य में उनके विशिष्ट स्थान का परिचय देते हुए कहा, हम सब रचनाकार के रूप में मन्नू के कद से परिचित हैं। उससे किसी के प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं है। फिर भी वो जिस मानवीय सहजता से अपनी उपलब्धियों को वहन करती हैं और खामियों की परत सचेत और चौकन्नी रहती हैं, वही उनके सबके बीच इतना सहज स्वीकार बनता है। मन्नू जी अपनी तरह के जीवन जीने लिखने की परिचय दिया। यहाँ भी उनकी चयन धर्मता और स्वायत्ता चेतना प्रमुख रही। वो जहाँ से जितना भर चाहती थी उतना ही लेती थी। लालच उन्हें नहीं व्यापकता था। यह मानसिकता उन्हें सहज है, स्वभावगत। इस स्वभावगत विशिष्टता के बहुत से निजी अनिजी पहलू हैं जिसे उनके साथ रहते हुए हजारों परिपृष्ठों में देखा जा सकता है। बजय मोहन साहब, मन्नू भंडारी की कहानियाँ प्रचलित अर्थ में आधुनिक नहीं है। शायद वो ऐसा होनी भी नहीं चाहती हैं, बल्कि उनका मकसद छद्म आधुनिकता का पर्दाफाश करना। वो छद्म आधुनिकता का उद्घाटन भी आधुनिक भावबोध का ही अंग है, बल्कि यही वास्तविक आधुनिकता है। इस अर्थ में मन्नू भंडारी कहानियाँ शायद कहीं आधुनिक कही जाएगी। उनमें सादगी, सहजता तथा सरलता के बावजूद एक आक्रामक तेवर है। जो समझना वो जानना तो चाहता है, पर समझौता करना, झुकना भी नहीं जानता। उनका यही तेवर उनकी ताज़ा तरीन किताब और एक कहानी या भी में दिखाई पड़ता है, एक प्लेट सैलाब। मन्नू भंडारी ने हिंदी कथा साहित्य के लिए वही कथा जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने हिंदी कविता के लिए, मन्नू भंडारी ने अपनी बेबनावट और सादा लेखन गहरी और ईमानदार कहानियों से भविष्य के हिंदी महिला कथा लेखन की भाषा निर्मित कर दी। वो आगे मन्नू भंडारी के साहित्य का सम्मान न हो पाने के कारण खेद प्रकट करते हुए लिखती हैं कि शायद आलोचक कभी समझ ही नहीं पाए कि मन्नू की कहानियाँ में ऐसा क्या है जो पाठकों को इतनी बुरी तरह जकड़ लेता है। वो कहानियाँ ही क्यों, उपन्यास, पटकथा, लेखक और सीरियल लेखन भी। अब मन्नू जी उसी तरह कामयाब आई तो इसने राकीबों की कुंठा को बढ़ा दिया। कहानी के सुधी आलोचक क्यों नहीं इस मर्म को भेद पाएँ। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने उनकी प्रसिद्ध कहानी यह सच पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये कहानी यही सच है नाम से पसंद थी। हिंदू परिवार की किसी किशोरी के मन का गंभीर पर्यवेक्षण करने वाला मनोविश्लेषण शास्त्री भी शायद इतनी सूक्ष्मता से किसी प्रेमिका के मन का द्वंद्व का इतनी तटस्थता से कर पावे। कहानी का मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व में लेखन भी मिलती है, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उनकी एक कहानी यह भी बताती है कि वो अपने समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी हैं। वो अपने समय जिन पर वो गुजरती है, आने वाली पीढ़ियाँ अपने साहित्य और समाज कीर्तियों और कीर्तिकारों को जानेंगी, समझेंगी। मन्नू की यह कहानी अपने समय का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक इतिहास की तरह निष्पेक्ष दृष्टि से उन्होंने इसे लयबद्ध किया। हिंदी साहित्य में वरिष्ठ और सम्मानित आलोचक डॉक्टर नमोहर सिंह मन्नू के साहित्य पर अपने विचारों को इस प्रकार सामने रखते हैं। मन्नू जी के व्यक्तित्व में एक खास बात यह है कि किसी यश के पीछे पुरस्कारों की परत उन्हें कतई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका अपना बंटी और महाभारत दोनों उपन्यास आने वाले भारत की समस्या को आभास देने जो उनकी दूरदर्शिता का सूचक है। विषय की विविधता को एक समान दक्षता से साधना मन्नू जी के लेखन की उनकी तुलना में मन्नू जी के साफ स्वच्छ हृदय और एक सहज व्यक्तित्व के कारण उनकी रचनाओं को पढ़ते सबके मन्नू जी दूर दूर तक बनावट और कृत्रिमता में ही रहे हैं। मोहन राकेश मन्नू जी को यही सच है कहानी के बारे में लिखते हैं। मन्नू जी ने जिस सहजता और साहस के साथ अंतर्द्वंद का चित्रण किया है वह और शिल्प के जिस अधिकार के साथ इसमें एक क्लाइमैक्स तक निभाया है, इसमें अपनी ही ताजगी आ गई है। मन्नू की कहानी दृष्टि जो लेखक की ईमानदारी के साथ उसकी सैयद कला दृष्टि से प्रभावित होता है। नई कहानियाँ जुलाई 1960। मन्नू जी की कहानी के संदर्भ में यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अपनी समकालीन और प्रवृत्ति अनेक महिलाओं कथाकारों की ही नहीं, बहुत से पुरुष कथाकारों की तुलना में उनकी कहानियाँ भावुकता और रोमानी आत्मग्रस्तता से मुक्त है। उनकी भाषा बेहद पैनी और तरासदार है, जिनकी सादगी उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अपनी सारी जिंदगी सादगी के बावजूद अर्थ संकेतों की दृष्टि से यह बेहद सक्षम भाषा है। व्यंग का इतना संयत और कलात्मक उपयोग से तो इस दौर के बहुत कम कहानीकार कर सके। नई कहानी की प्रयोग बहुलता के दौर में उन्होंने भी अनेक प्रयोग किए। कुल मिलाकर मन्नू भंडारी जी कहानियाँ प्रयोग बहुलता के कलावादी अतिरेक के विरोध में एक सार्थक हस्तक्षेप के तौर पर देखी जा सकती है। अब तक के इस पाठ से आपको मन्नू के साहित्य को समझने की एक दृष्टि मिल गई होगी और उनके जीवन और रचनाओं के संदर्भ में सचमुच ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, क्योंकि किसी भी रचनाकार को समझने के लिए जिससे लेखक को दृष्टि में समझने में सहायता मिलती है। कहानी मूल संविधान। नेता के चार प्रधान भेद माने जाते हैं: धीरो दत्ता, धीरे ललित, धीर प्रशांत, धीरो दत्त। धीर दत्त प्रकृति का नायक पराया राजा या राजपूत होता है और वह अभिमान शून्य, अत्यंत गंभीर, अतिकथन, स्थिर पर बने
विनयी होता है। जिस काम को करने का वह व्रत लेता है उसे कभी छोड़ता नहीं। नायक में जितने जाना इस प्रकार नेता एक किसी समूह, समाज, संगठन अथवा देश के संचालन और उसे अभिष्ट तक ले जाने का दायित्व होता है। किसी देश और समाज के नायक के लिए गुरु से हमारे समाज को अनेक विधियों से प्रभावित किया है। पराकियों से राष्ट्र की रक्षा, जनता के हितार्थ चिंतन तथा उनकी प्रगति का कार्यान्वयन ऐतिहासिक महापुरुषों का जीवन लक्ष्य रहा है। ऐसे महापुरुष नायकों के सम्मुख मस्तक नत हो जाता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपना जीवन राष्ट्र हित में समर्पित करने की इच्छा बलवती होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए अपने सर्वस्व निछावर कर दिया। वह दौर देश के उफान का दौर था। लोग अपनी नौकरियां, घर बाहर छोड़ के आज़ादी की लड़ाई में लगे थे। उस समय लोगों की प्रवृत्ति थी कि सब कुछ देना है, देश के लिए देना है। आज के ठीक उल्टी, आज के लोग को सब कुछ पाना है। उस समय वृत्ति आती कि वह अपना सब कुछ, धन, पद, प्रतिष्ठा की होड़ इतनी बढ़ी कि सारी नैतिकता, नियम और मूल धरे के धरे रह गए। मन्नू भंडारी द्वारा रचित मैं हार गई नामक यह कहानी स्वतंत्र भारत के राजनेताओं के चरित्र को आधार की तरह इच्छाओं और स्वार्थी की पूर्ति करती है। स्वतंत्रता के बाद भारत के उपेक्षित निर्धन वर्ग ने जिस समानता, न्याय और सुख का सपना देखा वह उसके नसीब में दशकों तक प्रतीक्षारत होने के बाद भी साकार न हो सका। उसने जिस नेता को अपने बहुमूल्य ओटो से कुर्सी पर बैठने के बाद घोर स्वार्थी में डूब गए। लोकहित की भावना उनके दिल से छूमंतर हो गई और भौतिक सुविधाएं स्वहित में बटोरने के लिए बेचैन हो गया। स्वार्थ, भ्रष्टाचार, शोषण वृत्ति और एकाधिकार, पुरानी नौकरशाही से गठजोड़, सत्ता लिप्तता, सब छतपूर्ति का ऐसा नंगा आयोजन और न जाने क्या क्या इन नेताओं के, जिसने जनता की जमी आस्था उखड़ने लगी। व्यवस्था के सारे अंग, पुलिस, संसद, विधानसभा, न्यायालय, कारखाने, कार्यालय आज सभी इनके गुलाम हो गए। मानवीय मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी गई। आज़ादी के बाद नेताओं ने अपनी संपूर्ण त्याग का ब्याज सहित वसूलना आरंभ कर दिया। उनके चरित्र में गिरावट आई। ऐसा स्वार्थी, छद्म चरित नेताओं के क्रियाकलापों से उनके चेहरे से आदर्श के मुखौटे हट गए और जिनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं रहा। आज भारतीय राजनीति में व्यक्तिहीनता का दौर है। नेताओं में त्याग की भावना नहीं है और आदर्शों और मूल्यों की लड़ाई लड़ने का मादा भी नहीं है। भोग, विलास और सत्ता सुख का राजनीति का नाम दे दिया गया है। ऐसे में साहित्य, संस्कृति और राजनीति से जुड़े संवेदनशील व्यक्ति के लिए यह स्थिति असहनीय है। मन्नू जी की यह विडंबना है कि वे संवेदनशील और सजग कथाकार हैं। मैं हार गई कहानी के में लेखिका ने इसी राजनीति परिदृश्य को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया। मन्नू जी की जब आज़ादी के अर्थ बदलने लगे तो उम्मीदें नाउम्मीदों में तब्दील हो रही थी। कहानी के आरंभ में कब तक वह अपने बेटे का भविष्य जान सकें। बेटा पहले अभिनेत्री का चित्र देखकर प्रसन्न होता था, फिर शराब के दो जिसे देखकर एक पता अपने बेटे के दोहरेपन को देख घोषणा कर देता है कि यह साला आजकल का नेता बनेगा। यह प्रसंग आज के उन राजनेताओं की नकली गंभीरता और गीता जैसी धार्मिक पुस्तक का सहारा लेकर घिनौनी करतूतों को छिपाने का प्रतीकात्मक योजना है। अतः उन्हें ये लगता है कि इस कविता के माध्यम से उन पर व्यंग किया जा सकता है। इसलिए वो क्रोध या आक्रोश में भरी या निर्णय लेती हैं कि वो इस कब महोदय को निरंतर करेंगी और इसे अपमान का बदला लेंगी। स्वतंत्रता पूर्व के नेता बहुत बड़े समाज सुधारक रहे। उनके लिए जनहित सर्वोपरि था। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। परंतु आज के नेता जन अवरोधी आचरण के कारण समाज में तिरस्कार का पात्र बने हुए हैं। आज नेताओं ने दो धाड़ी चरित्र को अपनाया है। पूरी कहानियाँ स्वतंत्र भारत में छाई राजनीतिक विडंबना, विद्रूपता तथा सही सच्चे नृत्य प्रदाता नायक, या इस कहानी में लेखिका ने अपने को केंद्र बिंदु में रखकर मानो स्वयं को प्रजा वर्ग से अभिन्न रखते हुए एक साचरित, विवेकशील, सर्वधर्म समर्थ, अनुकूलीय लोकनायक, प्रजा हितैषी व्यक्ति का सृजन संपादन के व्यास से यह बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान परिस्थिति में एक आदर्श नेता की संभावना असंभव है। हम कतनी और कितनी भी कोशिश कर लें, आदर्श नायक वर्तमान भारतीय राजनीति और लोक वर्ग में मल ही नहीं सकता है। समाजवाद और जनतंत्र वस्तुता छंद आवेशी स्वार्थी नेताओं का खोखला होकर हास्यवाद हो गया है। अब तो नेताओं के पास ना कोई सिद्धांत है, ना ही पार्टी में आस्था। मैं हार की कहानी के बारे में यह कहा जाता है कि नायक में वो पता की छब देखती हूँ। मन्नू कहती हैं कि पिता का चरित्र अपने सारी गरिमा, सारी करुणा और सारे अंतर विरोधों के साथ मेरे मन में ज्यों का त्यों अंकित है। बार बार मुझे लिखने के लिए प्रेरित भी करता है। अतः यह कहना गलत ना होगा कि मन्नू जी ने जैसा अपने को पता
पिता को पाया वैसे ही तलाश में वो प्रयत्नरत रहें। वो जानती हैं कि उनके मंत्र में ने व्यक्तिगत कार्यों से इस तरह की बात कही जो चुनाव में उनके पिता के मंत्र के हराया था। कविता लिखने में आछम लेखिका कथात्मक शैली में 2 प्रयोगों की संकल्पना करती हैं। कवि सम्मेलन में घर पहुंचने पर उसे अपने कमरे की दीवार पर लगी महान नेताओं की तस्वीरों से भरपूर प्रेरणा मिलने जैसा अनुभव होता है। सप्ताह भर बड़े बड़े नेताओं की जीवनियाँ पढ़ कर वह सौगुण संपन्न नेता के निर्माण की बात सोचती हैं। पहले प्रयोग में वह एक निर्धन में अपने आदर्श नायक की संकल्पित करती हैं। नेताओं का जन्म एक निर्धन कृषक परिवार में होता है। लेखिका उन्हें हर तरह की आदर्श शिक्षा के दायरे में गुजारती हैं। वह बालक बड़ी बड़ी बातें करता है, प्रजा हितैषी, शोषण अवरोधी, गरीबों तथा मजलूमों का रहनुमा, उनका रक्षक और तमाम बुराइयों से अपने को दूर रखने का दम भरने वाला। लेकिन पिता के न रहने पर परिजनों के दायित्व बोध के बोझ तले दबकर सारे आदर्श भूलने लगता है। वह अपनी अंधी माँ और बीमार बहन की प्राण रक्षा या उसकी सेवा की खातिर जमींदारों की शर्तों पर मजदूरी करने लगती हैं। अपने नायक की सहायता करने के लिए वह तो उसे अपने ही पिता के सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारियों, कुर्सियों और गद्दियों पर छाए मिलते हैं। राजनीति में छाया भाई भतीजा हुआ दिखाई देता है। किसी भी विभाग में अभ्यर्थी की योग्यता और आवश्यकता कोई मापदंड नहीं रहा है। नौकरी पाने के लिए संबंधों का होना जरूरी है। अतः निराश बहन की प्राण रक्षा के लिए चोरी करने को उद्युक्त हो जाता है। लेखिका अपने नेताओं के आदर्शों का खून होते देखे उसे नेता के रूप में पूरी तरह से संकल्पित करने से पहले ही अपनी चेतना के स्तर पर नकार देती हैं। इस बिंदु पर वह समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, गरीबी से जूझते सही व्यक्ति की अपराध और झुक जाने की व्यवस्था पर भी तिरुप्रहार है। सब धरी की रह जाती है। जो व्यक्ति गरीबी और दायित्व बोध के कारण खुद अपने को संभाल नहीं पा रहा है, वह दूसरों का यानी अपने समाज का क्या भला करेगा। जो स्वयं ही अपने चरित्र आदर्शों में गड़कर पतनोन्मुख होने लगे हैं, वह नृत्य का आदर्श कैसे निभाएगा। निर्धन समुदाय, कथित अभावग्रस्त निम्न वर्ग से समाजवाद लाने वाले ईमानदार व्यक्तित्व की उम्मीद करना ही गलत है। जब परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल हो हैं तो भला नेता कहाँ से पैदा होंगे। अभाव से भाव की उत्पत्ति एक दुष्कर कल्पना है। लेखिका अपने पात्र की लेखिका उसे स्वतंत्र छोड़ देती हैं और एक कहानी के साथ पात्र को भी नष्ट कर देती है। लेखिका अपनी कहानी का विश्लेषण करके अपनी असफलता का कारण पता करती हैं और उसे गरीबी की ही एक समुदाय, उच्च वर्ग, सर्वसुब्ध अवभोगी और धनाढ़ वर्ग अपने आदर्श नेता के जन्मने, पनपने, पल्लोत होने तथा समयानुकूल नृत्य प्रदान करने की संकल्पना करते लगते हैं। उनका आदर्श नेता उनके सपनों का महान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करता है। वो दूसरों की शर्म का उपयोग उल्लू सीधा करने में इनकी झूठी प्रशंसा करते हैं, उन्हें गलत अनैतिक मार्ग से प्रेरित करते हैं। ऐसे में विवेक लुप्त हो जाना स्वाभाविक है। इन परिस्थितियों में मूल्य और आदर्श व्यर्थ लगते हैं। वो भोग विलास, आराम परस्ती पर अर्थपूर्ण है। लेखिका के सपनों का यह आदर्श उन्मुख नेता उसके सारे सपने शराबी, जुआरी, व्यसनी, हठधर्मिता तथा रईसपन उनके व्यक्तिगत के चारित्रिक गुण बन जाते हैं। अगर ऐसे हाथों में नृत्य सौंप दिया जाए तो दुर्चरता का परिचय देता है। लेखिका के सब्र का सब बात टूट जाता है और अपने नेता को वहीं दफन कर देती हैं। उसे लगता है कि अपनी इस खोज में वह हार गई हैं। आज के दौर में मध्यम वर्गीय समाज में आदर्श नेता की खोज में जुट गई थी, परंतु उसे अपने आदर्श को वो नायक कहीं नजर नहीं आया। देश में ऐसे नेता जैसे हैं, नेता बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी, जनता सचमुच आज़ादी का अनुभव करेगी। इसके कोई आसार नहीं है। सारा खेल सत्ता पर बने रहने के लिए है। आर्थिक लाभ के लिए, सुख सुविधाओं को पाने की खातिर सरकारों को गिराया जाता है और बचाने को कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। रोज धोखाधड़ी और सौदेबाजी होते हैं, वोट खरीदे जाते हैं। आर्थिक लाभ के लिए, सुख सुविधाओं को पाने की खातिर आम जनता आज की राजनीति का हिस्सा है। आज़ादी के बाद सरकार की निरंकुश प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती गई है। आदमी का निरंतर शोषण बंद नहीं हो रहा है। नेताओं के चरित्र में इतनी गिरावट आई है कि वो पद लोलुप और धन लोभी होकर आ गए हैं। चुनाव में आम जनता के बीच जाकर मोहक नारे और लुभावने वादे यही रह गया है लाता है और तब जनता हाथ मसोती रह जाती है कि या तो जन रक्षक की बजाय जन भक्षक निकला है। प्रमोद त्रिवेदी अपने लेखक में मन्नू की इस कहानी और महाभोज में लिखते हैं कि मैं हार गई। नेताओं की इनकी व्यवस्था और दुर्व्यवस्था की लोम हर्षक दास्तान है। यदि मैं हार गई एक उम्मीद भरा है तो आज़ादी कितने साल बाद
बीत जाने के बाद भी इस देश की दबी शोषित जनता ही कोई हरकत नहीं। इस प्रकार लेखिका ने अपने वर्तमान सामाजिक राजनैतिक परिदृश्य के प्रति अपनी चिंता और निराशा व्यक्त की है। इसलिए वह अपने दोनों आदर्श नेताओं की मूर्तियों को नष्ट करने के बाद किसी तीसरी मूर्ति का निर्माण करने का साहस नहीं जुटा पाती हैं। कहानी के अंत में उसका कथन स्पष्ट है कि अपने सारे अहम को तिलांजलि देकर बहुत ईमानदारी से मैं कहती हूँ कि मेरा रोम रोम महसूस कर रहा था कि इस पर इक्का तो क्या मैं दुगनी भी न मार सकी। मैं हार गई, बुरी तरह से हार गई। कहानी के शीर्षक से भी यही भाव ध्वनित होता है। और जब तक राजनीतिक परिदृश्य नहीं बदलता है, सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलती है, तब तक यह हार जीत भी नहीं बदल सकती है। इस प्रकार मैं हार गई में समाज में नैतिक मूल्यों के हार की चिंता स्पष्ट है। मन्नू की ये कहानी उनके परवर्ती रचनात्मक विकास में बेहतर संदर्भों में जोड़ती हैं। मन्नू के सपने आज के भ्रष्ट माहौल में आदर्श नेता के महाशून्य को देखकर टूट जाती हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए अनायत श्री राग दरबारी, श्री लाल शुक्ल, नेताजी काहीन, श्याम मनोहर जोशी, मुख्यमंत्री चरक सेन जैसे उपन्यास याद आ जाते हैं। शीर्षक की सतर्कता। राजनीति में व्यक्तिहीनता का दौर है। नेताओं में त्याग की भावना नहीं है और आदर्शों मूल्यों की लड़ाई लड़ने का मादा भी नहीं है। भोग विलास और सत्ता सुख को राजनीति का नाम दे दिया गया है। ऐसे में साहित्य, सांस्कृतिक और राजनीति से जुड़े संवेदनशील व्यक्ति के लिए यह स्थिति असहनीय है। मन्नू जी की यही अच्छी राजनीतिक छब होने के कारण उन्हें वो बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने को अपमानित महसूस करती हुई चाहती हैं कि कवि की कविता को साहित्यिक जवाब दिया जाए। अतः एक आदर्श और सर्वगुण संपन्न नेता के चरित्र को रचने का प्रयास अपनी कहानी में 2 बार करती हैं, किंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हैं कि दोनों चरित्र, गरीब और अमीर, अपने अपने आदर्शों को त्याग कर पतन के मार्ग पर पथभ्रष्ट है जाते हैं। गरीब जो शोषकों का विरोधी, निर्बलों का रक्षक, उनके हितों की बात करने वाला तथा घोर गरीबी का साकार बनता है। प्रकार लेखिका को दोनों चरित्रों को नष्ट करना पड़ता है। यह इस अनुभव से वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब तक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, विषमताएं समाप्त नहीं होती हैं, व्यक्ति के स्वार्थ नियंत्रित नहीं होती है, कल्पना भी नहीं करना चाहती हैं। लेखिका कविता के जवाब में कहानी लिखने का संकल्प पूरा नहीं कर पाती हैं। अपनी सोच और प्रयास में असफल होने के कारण वह अपनी हार स्वीकारती। मैं हार गई शीर्षक के माध्यम से उन्होंने अपनी निराशा को अभिव्यक्त किया है, जिसने अपने द्वारा चुने हुए नेता के स्वयं सिवाय धोखे और फरेब के कुछ नहीं मिलता, जिनकी कथनी करने में कोई साम नहीं मिलता है। इस प्रकार ठगी सी पराजित हुई लेखिका में आम जनता की हार दिखाई देती है, जो शीर्षक की सार्थकता को पूरी तरह स्पष्ट करती है। कहानी की प्रासंगिकता। मैं हार गई कहानी आज़ादी के बाद भारत की राजनीति को परिस्थिति, राजनीति और नेताओं की चरित्र को, जिसमें राजनेताओं के दोगले चरित्र को राजनीति की दलदल की दर्शाया गया है, और वो स्थितियाँ आज भी वैसी ही बनी हैं। सार्थक लाभ के लिए सुख सुविधाओं को पाने खातिर सरकारों को बनाया जाता है, गिराया जाता है। बचाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। रोज़ धोखाधड़ी और सौदेबाजी होती है, वोट खरीदे जाते हैं, आम जनता को लूटा मारा जाता है और भलाई के नाम पर खून चूसा जाता है और अपने स्वार्थ सीधे साधे जाते हैं। यह सब आज की राजनीति का हिस्सा है। आज़ादी के बाद सरकार की निरंकुश प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती गई है। आम आदमी का निरंतर शोषण बंद नहीं हो रहा है। नेताओं के जरिए में इतनी गिरावट आई है कि वो पद लोलुप और धन लोभी होकर रह गए हैं। चुनाव में आम जनता के बीच जाकर मोहक नारे उलझाने वाले देते हैं, लेकिन समय समय पर आने पर वह अपनी असली रूप सामने लाते हैं। तब जनता हाथ में सोचती रह जाती है कि यह तो जनरक्षक के बजाय जनभक्षक निकला है। ऐसा नहीं कि प्रजा इसे राजा को अपस्त नहीं कर सकती है, क्योंकि हर बार उसे धोखा मलना उसकी नीयत बन चुका है। सब चरित्र एक जैसे हैं, चेहरे बदलते हैं, मुखौटे ओढ़े हुए हैं, अंदर का इंसान सच्चा नेता नहीं दिला पाता है। इस प्रकार यह कहानी आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी 1957 में लिखते समय भी थी। कुछ नहीं बदला, परिस्थितियाँ बदल हुई। अगर कुछ बदला तो केवल चेहरे बदले। मैं हार गई पाठ और बोध में पढ़कर अपने ही स्वार्थी में लिप्त हैं, जो देश के समाज की चिंताओं से बेखबर राजनीति को दूषित करने में संलग्न है। आदर्श और सिद्धांत जिसके लिए खोखले हो चुके हैं। संत व अहिंसा के लिए हथियार से आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से भगाकर स्वतंत्रता का परचम लहराया था। घरेलू मोर्चे पर ये हथियार कितने निरुपाय हो जाते हैं कि भ्रष्ट और अनैतिक पक्ष को चुनकर ही हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। कठिन चुनौती और कसौटी भी रहा है। मन्नू जी इस कसौटी को अपनी कहानी में मैं हार गई उपन्यास महाभोज के संदर्भ में स्वीकार करती देखी जा सकती हैं। सृजनात्मक कठिनाई और चुनौतियों की दृष्टि से वर्तमान समय कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्विरोध पहले से कहीं ज़्यादा साफ और गहरे हैं। चारित्रिक कमजोरियाँ कहीं ज़्यादा उभार पर आए हैं। निजी हित लाभ और स्वार्थपरता कहीं ज़्यादा है। लेकिन रचनाकार है कि
सत्य से उतना ही ज़्यादा जी चुरा रहे हैं। मन्नू स्वयं भी इस कहानी का अभिन्न हिस्सा हैं। जोखिम बिना सृजनात्मक झूठी और अधूरी, देश के सूरत हाल, राजनीतिक पक्षधरताएँ, सत्ता के असंतुलन, राष्ट्रीय मुद्दों, उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति महाभोज है। ये भीतर से कितनी सतर्क और निर्भय, सचेत, उत्सुक और जिज्ञासु हैं, इसका अंदाज़ा उनकी रचनाओं में बार बार लगाया जा सकता है। इसलिए इन दोनों रचनाओं की रचनात्मक इस दृष्टि से समय के पहाड़ जाकर भी आकर्षित उत्तेजित करती है। औपनिवेशिक काल हो या स्वतंत्रता प्राप्ति की बाद की राजनीतिक व्यवस्थागत लोकतांत्रिक स्थिति, वैचारिक ऐसी चुनौती रचना के स्तर पर स्वीकार करना मन्नू जी का साहस कदम है। उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक वर्तमान संदर्भ में वो प्रवृत्तियाँ कहीं ज़्यादा विभक्त रूप में नजर आ रही हैं। लोक शक्ति की विफलता की स्थिति बेचैन करने वाली है। राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। केंद्र और राज्य दोनों ही इस स्तरों पर सत्ता दल प्रमुख सुख भोग रहे हैं। नौकरशाही नेताओं के साथ के हाथ में कठपुतली बनकर रह गए हैं। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा क्षय लोक शक्ति का हुआ है, जो समूची नई कहानी में मन्नू भंडारी की अपनी एक विशिष्ट शैली है। उन्हें अलग पहचान देती हुई सम्मेलन जिससे लेख का आक्रोश में जलने लगती हैं, क्योंकि सीधा साधा उनके पिता पर प्रहार किया जाता है। क्योंकि तुम्हें तो यह कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, तुम्हारे पापा भी तो एक बड़े नेता हैं। नेताओं की ऐसी दुर्दशा देखकर लेखिका अब तक के अपने देश के कर्णधारों के बारे में सोचती हुई बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों पर सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। उसमें समाज के निम्नतम तबके को कितना फ़ायदा हुआ या एक बड़े समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय है, जिसके लिए 2 जून की रोटी कमानी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। कहानी का यह गरीब पात इसी भुखमरी और यह आज की सबसे बड़ी त्रस्ती बन चुकी है। गरीब नेता ने बड़े बड़े स्वर में कहा, या तो ठीक है, पर मेरी अंधी माँ और बीमार बहन क्या होगा। मुझे देश प्यारा है, पर ये लोग भी कम नहीं हैं, प्यारे नहीं हैं। लिया उसे पिता की विनम्रता का लिहाज करके अभी तक वह चुपचाप बैठा है। अब क्यों मानता है कि उसके क्रांतिकारी समस्या थी। वह सलाह लेने मेरे पास आया। मैंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम घर बार और रोटी की चिंता छोड़कर देश की सेवा के लिए कार्य में लग जाओ। तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है। उसने सब कुछ आशुंतना करते हुए कहा, तुम मुझे कहीं नौकरी क्यों नहीं दिला देती। गुजारे का साधन हो जाने से मैं बाकी सारा समय हर्ष देश सेवा में लगा दूंगा। तुम्हारे सपने सच्चे कर दूंगा। पहले मेरे पेट का कुछ प्रबंध करा दो। मैं हार गई। अपने नायक की अपेक्षा उससे साधनहीन नायक में दिखाई देती है। भले ही उसके सारे गलत कथित नायकत्व के विरोध में उसकी आध्यात्मिक गरीबी मुँह बाए खड़ी है। जब भी वह अपने इस नायक को नौकरी दिलाने की कोशिश करता है तो किंतु चारों ओर नौकरियां में अपने पिता के सगे संबंधियों को ही भरा पाती हैं और उसके हाथ निराशा ही लगती है। ये कहानी हमें बताती है कि आज भी मनुष्य की सबसे पहली और बड़ी समस्या 2 वक्त की रोटी का मलना ही है। इतने बड़ों की स्वतंत्रता के बाद भी यह समस्या कम नहीं हुई है, बल्कि और भी विकराल रूप धारण किए सामने खड़ी है। स्वतंत्रता के बाद केंद्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव किया था। एक नए एहसास के रूप में महसूस किया था कि राजनीति को आम आदमी बदल सकता है। अपराजय समझे जाने वाले नेताओं को सत्ता में से बेदखल किया जा सकता है। आम आदमी के पास सत्ता की कुंजी है। इससे लोगों को भरोसा होने लगा कि लेकिन चुनाव के बाद केंद्र और राज्यों में जनता पार्टी की सरकारें बनने में बदलाव एक कागजी कार्रवाई लगने लगा। परिवर्तन के एक ख्वाब नहीं, करवी हकीकत में बदल गया। भारत के संसदीय लोकतंत्र का विरोधाभासी सच है कि भारतीय समाज के निचले तबकों को निकालकर उन्हें तब तक छला जब तक उनको इस शक्ति से भरोसा होने लगा था। आज राजनीति स्वार्थ प्रेरित हो गई है। राजनेता स्वार्थी, भ्रष्टाचार और अनाचार का शरबत बोलबाला है। छल छद से सत्ता पर कब्जा किया जा रहा है। जनता को खुशहाल बनाने की चिंता से मुक्त नेता लोग अपने स्वार्थों में डूबे हुए हैं। जनसेवी नेताओं के अग्रणी चरित्र, उनके क्रियाकलापों, उनकी कथनी करने में बहुत पर दुनिया के आगे सच्चाई, ईमानदारी और गरीबों के रक्षक बनकर देश पेश आते रहिए। यही आज की राजनीति। लेकिन दुखद स्थिति यही है कि इस व्यवस्था में दलाल रह रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और आम आदमी प्रताड़ित, शोषित होकर महलों की बजाय सड़क पर खड़ा हो गया है। और वह आज़ाद देश की व्यवस्था में भूखे, नंगे, अधनंगे, बीमार और बेकार रोज बढ़ती संख्या में शामिल होने के लिए अभिशप्त है। उनकी वोटों का सहारा, जिनमें नैतिक क्षरण इतना हो गया है कि वह उन्हें स्वयं उसका बोध नहीं होता है। मार्तुल सृष्टा को भी इतनी अशोभनीय बातें करने लगता है कि वह तिल मिलाकर रह जाती हैं कि उससे पूछते हैं, जानते हो मैं तुम्हें किस लिए बनाया है। और अमीर नेता बिना किसी शर्म और लिहाज के बेधड़क बोलता है, तुमने तो
मेरी नाक में दम कर रखा है। ऐसा करो, पैसा करो, वैसा करो, मानो मैं आदमी नहीं काठ का उल्लू हूँ। सो बाबा वैसी नेतागिरी मुझे से निभाए ना निभेगी। या उम्र दुनिया की रंगीनी है और घर की अमीरी बिना लुत्फ उठाए यो जवानी क्यों बर्बाद किया जाए। यह करके वह नेता नहीं बना सकता है। मैं हार गई। पृष्ठ 115। संपन्न देशों की बदतमीजी बढ़ती देखकर उसके मुख से केवल इतना ही निकला, दुराचारी, आशिष्ट, नारकीय कीड़े, नौढनाढ़े वर्ग की या फोड़ता संस्कारहीनता का लेख का तिलमाकर रह जाती हैं। लेख का समाज की बनावट, उसके जटिल और अंतर्विरोध और पूंजीवादी व्यवस्था की विकृतियों को भी आज के युवा वर्ग में आ रही अपनी मातृभाषा की प्रति उदासीनता का भी संकेत देती हैं। आज का पढ़ा लिखा वर्ग अपनी भाषा में बातचीत करना अपनी तौहीन समझता है। संपन्न नायक के मंत्र के ये शब्द लेखिका को विचलित कर लेते हैं। तो या वह समझेगा भी नहीं। जरा सरल भाषा बोलो, मैं हार गई। लेकिन शीर्षक से संकेतित इस कथा लेखिका की पराजय की स्वीकृति में मैं हार गई, बुरी तरह हार गई, या तो स्पष्ट कर देती है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में उसके नियामकों से कोई आशा नहीं की जानी चाहिए। वास्तविकता तो यही है कि प्रजातंत्र का जितना मजाक इस देश की राजनीतिक शक्तियाँ उड़ा रही हैं, वह संसार में अपने आप में मसाल है। इस देश में प्रजातंत्र राजनीतिकों के लिए रखेल हो गई हैं। लगता है कि यार राजनीतिकों की योग्यता के लिए आवश्यक है चरित्र भ्रष्ट होना। ऐसे सत्ताहीन नेताओं से उपेक्षित वर्ग की आकांक्षाएं पूरी कैसे हो सकती है। दरअसल इस देश की राजनीति में अब समाजवाद लाने का वाला कोई ईमानदार, उसकी प्रतिबद्धता इसमें निहित नहीं है। वो इस समाजवाद के बहाने पद, शक्ति और पैसा चाहते हैं और कायदे वो केवल प्रजा के लिए हैं। जाहिर है सत्ताधारी नेता की मानसिकता राजा सामंतों के जैसे होगी, जो जनता के एक पुरानी प्रजा के रूप में देखते हैं, अतः शासन करने के लिए शक्ति, भय और आतंक का सहारा लेते हैं। इस तरह मन्नू ने मैं हार की कहानी के माध्यम से दो प्रकार के गरीब अमीर नेताओं का सृजन किया, जिन्होंने आराम से ही आदर्शों को अपने जीवन की पूंजी माना। वो पात्र सादा जीवन, उच्च विचार को ग्रहण करने वाले, दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर, वो अन्याय का पुरजोर विरोध करने और सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि मानने वाले हैं। किंतु इन आदर्शों के बावजूद गरीब अपनी पारिवारिक बिंदावनाओं की खातिर चोरी की आदत विमुख हो जाते हैं। गरीब अपने परिवार का पालन करने के लिए ईमानदारी को छोड़ बेईमानी की ओर खींचे जाते हैं। विवेक और बुद्धि दोनों ही नष्ट हो जाने पर विलासिता उनसे वरदान दिखाई देने लगती है। इस प्रकार लेखिका को पथभ्रष्ट होने का कारण माना जाता है। भारतीय राजनीति से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होने पर भी अपनी परिस्थिति और परिवेश से अलग नहीं हो पाता है। आदर्शों का विघटन भी कम होगा। अतः आदर्शों और मूल्यों का दम भरने वाला व्यक्ति कभी गरीबी के कारण पथभ्रष्ट होगा और कभी अमीरी के कारण। इस तरह कहा जा सकता है कि दोनों ही परिस्थितियों में मानव को ही पतन की गर्त में धकेलती हैं। चरित्रों में आए परिवर्तनों को लेखिका की निराशा की सीमा न रही, अतः उसने इस सृष्टि की चंदी का फेंक दिया जिसका मूल लेखिका सामाजिक व्यवस्था को मानती हैं। इस तरह की संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता को छोड़कर अपनी कमजोरी और हारी हुई स्थिति स्वीकार करती हैं। उसमें निहित विशिष्ट दृष्टि का परिचय है। कहानी की संरचना का विश्लेषण। मैं हार की कहानी स्वतंत्रता और भारत की राजनीतिक परिदृश्य को राजनीतिक और राजनेताओं के चरित्र को स्पष्ट करने वाली कहानी। इसमें राजनीति की दल राजनेताओं के दोगले चरित्र को जिस प्रकार से व्यंजित किया गया है, वो स्थितियाँ आज भी वैसी हैं। मन्नू भंडारी की यह कहानी भारतीय राजनीति के वातावरण और मूल्यबोध से संबंधित कथानक के आधार पर रची गई कहानी है। कथानक की सभी शास्त्रीय विशेषताएं इस कहानी में विद्यमान है। अपने कहानी द्वारा निर्मित पात्रों को बार बार चेतावनी देने पर भी जब वह असफल हो जाती हैं तो कहानी का अंत एक साथ कई प्रश्नों को उठाता है। लेखक उसकी लाखों कोशिशों के बाद भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और पारिवारिक परिवेश और वातावरण के दबाव में पात्र का विकास आदर्श स्थिति की ओर नहीं हो पाता है। यह कहानी और समाज के संबंध को पूरे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। देश काल में परिवर्तन होने का असर कथाकार की रचना प्रक्रिया पर भी पड़ता है। आदर्शों और मूल्यों के साथ वास्तविक पात्रों का निर्माण संभव नहीं है। ऐसे पात्र अस्वाभाविक ही जान पड़ते हैं। मन्नू भंडारी की में भाषा और रचनात्मक के स्तर पर कहानी के माध्यम से परिस्थितियों को बेहतर ढंग से व्यक्त किया गया है। पूरी कहानी के भीतर ही संपन्न होती है। इस अर्थ में यह वह नया कलेवर धारण करती हैं। लेखिका में कथानक और वातावरण के अनुकूल भाषा शैली का चयन किया है। मन्नू भंडारी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह सरल हैं। उनका कहना है कि शुरू से ही प्रदेशता को कथा भाषा की अनुता मानती हूँ। भाषा ऐसी हो कि हर पाठक को सीधे कथा के साथ जोड़ दें, बीच में अवरोध या व्यवधान बनकर न खड़ी हो। सरल भाषा माध्यम के ऐसे
वह यह कहानी भी पाठक के संवेदना के स्तर से जुड़ जाती हैं। मैं काँप गई। वह चोरी करने जा रहा है, मेरे बनाए नेता का ऐसा पतन, वह चोरी करे, छी छी। और उसके पहले की चोरी जैसा जघन्य कार्य करके वह अपनी नैतिकता का हनन करता है। मैंने उसका ही खात्मा कर दिया, अपनी लिखी हुई कहानी के पन्नों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सरल खड़ी बोली उर्दू व अंग्रेजी के सहयोग से लेखिका के गाढ़े संवेदना बोध को पाठक के अर्थात बोध में परिवर्तित करने में सक्षम है। कहानी में वर्णात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक, पात्रात्मक एवं प्रश्नवाचक शैलियों का बड़ी खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। कहानी की एक पात्र वह स्वयं ही है, इसलिए कहानी पाठक और लेखिका के बीच सहज स्वभाव संबंध स्थापित कर देती हैं। दृष्टि से यह बेहद सक्षम भाषा है। पाठक मन्नू की भाषा को अपनी भाषा स्वीकार करने में हिचकता नहीं है। गलत ना होगा, व्यंग का इतना संयत और विकलात्मक उपयोग इस दौर में बहुत कम कहानीकार कर सके हैं। व्यंग की स्थिति को उभारने में कथावाचक के मंत्र का कथन है, क्योंकि तुम्हें तो यह कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, तुम्हारे पापा भी तो एक बड़े नेता हैं। कितना सटीक जान पड़ता है कि पात्रों का विकास और परिस्थितियाँ को लेखकों के मन स्थित और सामाजिक राजनीतिक वातावरण में मिले जुले रूप में उकेरा है गया है। उपयुक्त वातावरण में यह सब विस्मरणीय लगता है। कहानी में प्रभाव की अन्वित वातावरण और कहानी में लेखिका का अपने ही पात्रों में मोहभंग, भारतीय जनता का अपने नेताओं में मोहभंग का सफल भारतीय जनता को कहीं ना कहीं अवश्य लगता है कि जिन मूल्यों और आदर्शों की स्थितियों का स्थापना खंडित भारतीय जनता के सपनों के खंडित होने की कहानी कहा सकते हैं। लेखिका की पराजय इसी आम आदमी की पराजय है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी की यह कहानी जिसकी पठनीयता बेजोर है। सारांश: नई कहानी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण लेखिका के रूप में मन्नू भंडारी की मैं हार की कहानी एक विशेष, जिसमें स्वतंत्रता के बाद आए नेताओं की मानसिक परिवर्तन को लेखिका ने बड़े मनोयोग से चित्रित किया है। पूरी जो सही या सच्चे अर्थों में देश की बागडोर संभाल सकें, वह हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर दिखाई दें। देश के लिए सर्वगुण संपन्न नेता लाने के लिए वे दोनों ही वर्गों का संपन्न विपन्न और संपन्न सहारा, परंतु व्यवस्था और परिस्थितियों की ऐसी मार पड़ती है कि दोनों ही पात्र आदर्शों को ताक पर रखकर अपने अपने स्वार्थों की ओर मुड़ जाते हैं और लेखिका के हाथ पराजय लगती है। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद, जिससे मनुष्य कंधों पर देश का भार डालकर वह निश्चित होकर जैन की नींद सो सके, व्यवस्था के दुष्चक्र में फंसे अपने पात्रों का अंत देखकर लेखिका अपने अहम को त्याग कर अपनी हार को सहज स्वीकार कर लेती हैं और अच्छे व ईमानदार नेताओं तथा मल्ला लेखिकाओं का मान लेना इस कहानी के शीर्ष को अत्यंत सार्थक और व्यंजन बना देता है। मन्नू भंडारी की मैं हार गई उनकी प्रथम कहानी होने पर भी अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। उनकी कहानी इस बात का आत्मन करती है कि उनकी हर कहानी को किसी न किसी विशेष संदर्भ में जोड़ा जा सकता है। मन्नू भंडारी की बात की कथा पीढ़ी के संदर्भ में महिला लेखन, महिला कहानी जैसे, किंतु मन्नू भंडारी कहानियाँ के बीच ऐसी बात नहीं कही गई है। मन्नू भंडारी मूलतः कहानी की समाज जिसकी शुरुआत चंद्र किरण सुनिरक्षा में दिखाई देती हैं। मन्नू की कहानी की में बात नहीं कही गई है। दो चीज़ें दर्शनीय है। एक तो उन्होंने पारिवारिक जीवन की विविध समस्याओं और नर नारी संबंधों के विविध आयामों को लिया और कहीं कहीं सामाजिक जीवन के गहरे प्रश्न कालों को प्राथमिकता के साथ रूपायुक्त किया। और दूसरे पर इनकी कहानियाँ का एक स्तर सा ऊँचा रह गया। मन्नू भंडारी अपने जीवन और परिवेश में विभिन्न समस्याओं के विविध पहलुओं को गहराई के साथ देखा और उसे अर्थात की धरातल प्रस्तुत किया साहस और तथस्थता के साथ। यह मन्नू भंडारी की कहानियाँ की, क्योंकि उससे पहले कथा साहित्य में अक्सर ही नारी का चित्र पुरुष की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर किया गया था, लेकिन मन्नू भंडारी अपनी कहानियों में पुरानी रूढ़ियों का परित्याग करते हुए नारी को उसके वास्तविक जो काव्य उपकरणों की आकार घुसपैठ पर अंकुश लगाती। मन्नू भंडारी की परिवर्तित कथा पीढ़ी भी में इस शिल्प कौशल के ज्ञान रंजन में देखा जा सकता है। वो अपनी निजी को भी सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भों में जोड़कर उसे पूरी पीढ़ी और समय की रचना में ढाल देती हैं। मैं हार गई राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों में जुड़ी उनकी एक महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय और प्रतिनिधि कहानी है। यहीं पर ये कहानी समाप्त होता है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट जरूर मारें। ये कहानी UGC नेट JRF TGT PGT और यदि आप सामाजिक मुद्दे से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं तो इस कहानी से आपको लाभ होगा और आपको भारत की राजनीतिक परिदृश्य देखने में के बारे में एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। नमस्कार, यहीं पर होगा। गुड नाइट डे। आज का दिन हमारा दिन है, मंगलमय हो और अपने जीवन को जिएं। धन्यवाद।